देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 प्रकार की संरचनाएँ होती हैं, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं एचसीपी और सीसीपी, ठीक है ना? हेक्सागोनल या हेक्सागोनल क्लोज़ पैकिंग एचसीपी संरचना, है ना? इस एचसीपी संरचना में यदि हम देखें, तो किस प्रकार से संरचनाएँ हो सकती है? देखो, ये जो संरचना बनी हुई है, ये कौन-सी संरचना बनी बेटा, कोई पहचान सकता है इसको? यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार की संरचना है? जैसे यहाँ देखो, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना? यदि घटक कण केवल कोनों पर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? सर घनी है। हाँ, सरल घनी है, ठीक है ना? ये सरल घनी है। इस प्रकार से जब घटक कण, तो हम कह सकते हैं मौलिक इकाई से सरल घनी है, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या होंगी? इकाई सेल होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये किस में है? ए घटक कण ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें घटक कण कितने हैं? कहाँ पर भी है? एक यहाँ पर भी है, कहाँ? बीच पर भी, फलक पर भी है, ऐसे, ठीक है ना? इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? यदि हम इसको देखें तो ये फलक केंद्रित घनीय है। अब हमें इसकी संकुलन क्षमता देखनी, ये कितना, जो इसमें घटक कण है, कितने क्षेत्र को घेरता है, कितने भाग को घेरता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक संकुलन क्षमता के लिए किस प्रकार से निकाली जा सकती है? इसको हम क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनीय। क्या बोलते हैं इसको? फलक केंद्रित घनीय। इसको कौन सा घनीय है बेटा? ये है फलक केंद्रित घनीय वाला, ठीक है ना? इसको हम कहेंगे फलक केंद्रित घनीय। तो फलक केंद्रित घनीय में हम क्या करेंगे? हम इसका क्या निकालेंगे? क्या निकालना हमने इसका? संकुलन क्षमता। तो कैसे-कैसे निकालते हैं इसकी संकुलन क्षमता? देखो बेटा, ये दोनों प्रकार के निविड संकुलन एचसीपी और सीसीपी समान क्षमता वाले होते हैं। या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना? इनकी दोनों की क्षमताएं समान होती है, एचसीपी व सीसीपी। इनकी जो संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग की जो क्षमता होती है, समान होती है, ठीक है ना? अभी कहता है कि देखो, ये कह रहा है कि सीसीपी संरचना में संकुलन क्षमता की परिकलन करना है। इसको संकुलन क्षमता हमने निकालनी, किसकी? सीसीपी की, ठीक है? ये कहता है यदि कोष्टिका के कोर, देखो कोर या किनारा की लंबाई ए हो और फलक देखो तथा फलक विकर्ण एसी हो। मान लीजिए वो कहता है, देखो जी, इस किस प्रकार से है कि कोर की लंबाई कैसे होती है? कोर बोला जाता है बेटा गणित में, जो ये भुजा होती है, इस भुजा की लंबाई, और भुजा में क्या होगा? ये जो घटक कण होंगे, जैसे माना ए और सी ये इस प्रकार से लगे हैं घटक कण, जैसे ये घटक कण यहाँ पे लगा हुआ है ना? दूसरा घटक कण यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कोर है। यहाँ से लेकर मान लीजिए ए है, और यहाँ से हम ए या बी मान लो इसको, है ना? ए और बी, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो ए है। ये कह रहा है, देखो किनारे की लंबाई यहाँ से, जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो ए, ये माप कर रहा है। लेकिन एक चीज और कह रहा है, जो फलक विकर्ण है, फलक का जो विकर्ण है, जैसे ए से लेकर के और जो सी तक है, देखो बेटा ए से लेकर के जो सी तक है ऐसे तिरछे में, है ना? उसको कह रहा है उसकी लंबाई क्या मान रहा है? ये बी है। ए से लेकर के और सी तक जो लंबाई है वो बी है। तो अब हम क्या करते हैं? इस प्रकार से देखो, ये इन्होंने कहा कि कोर की लंबाई है ए, एक कोर की लंबाई क्या है बेटा? ए, और ए से लेकर के सी तक, यानी कि ए सी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है? इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे। तो ए और सी कहाँ हो गया? जैसे ए यहाँ मान लो और सी यहाँ मान लो, तो इसकी लंबाई जो है, ये जो फलक है, इसकी लंबाई को कह रहा है वो बी। तो यहाँ दो चीजें हमारे पास है, कोर की लंबाई ए हो जाएगी, ये तो हम देखेंगे कोर की लंबाई क्या होगी? कोर बराबर हमारे पास ए होगा, और ए सी बराबर यानी कि विकर्ण, है ना? ए सी बराबर हमारे पास बी हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हम कैसे निकाल सकते हैं?
देखो, अब हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज। त्रिभुज ए, बी और सी। ए तो है बेटा ये, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो कठिन लग रहा है आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है इस चैप्टर के, है ना? जब हम कठिन को एक बार सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो हमें सरल बहुत और चीजें सरल लगने लगेगी, ठीक है ना? तब हमारे लिए सरल हो जाता है। तो देखो बेटा ए, देखो त्रिभुज है ए, बी और सी। तो ए बी सी कैसे? देखो ए तो ये है, और बी कहाँ है? बी हमारे पास ये है, और सी कहाँ है? नीचे, ऐसे करके। तो ये त्रिभुज बन जाता है। देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है। तो त्रिभुज ऐसा वाला बना। देखो ये मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? त्रिभुज क्या है? ए, बी और सी, ऐसा बन गया। ये 90 डिग्री का है बेटा, जो बी वाला पोर्शन है वो 90 डिग्री का है, उसके सामने वाला विकर्ण है, ठीक है ना? तो उससे हम निकालते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सी। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो, यदि हमारे पास लंब का वर्ग है, सॉरी विकर्ण विकर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है ना, आधार का वर्ग गुणा लंब का वर्ग, है ना? ये दोनों होते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगी? इस ए और सी के वर्ग बराबर क्या होगा? ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग। ए बी ये है यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी है, और इसको हमने कोर माना है, कोर की लंबाई ए है, और बी सी का वर्ग, बी और सी का वर्ग। तो वी और सी का वर्ग क्या है? देखो बी और सी भी क्या है? ए है। और यदि ए सी को देखेंगे, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा? इसको हम पूरा लिख भी सकते हैं बेटा, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा? हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, बी और सी का वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हमने इन दोनों को तो माना ए, लेकिन ए और सी क्या है? ए सी अपने आप में, यदि हमने पहले माना हो ना ए सी बराबर क्या है? बी है। तो ए सी बराबर बी, तो बी का वर्ग बराबर, देखो ए का वर्ग, ये तो ए है, इसकी लंबाई ए है ना, कोर की लंबाई, और यहाँ से कोर की लंबाई भी क्या है? ए है। तो ए प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? ए और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताओ बेटा कितना हो जाएगा? सर ए की पावर 4। हाँ, 2 ए स्क्वायर हो जाएंगे, 2 ए की पावर 2, है ना? 2 ए, 4 नहीं होगा बेटा, 2 ए की पावर 2, ठीक है ना? तो बी बराबर क्या होगा? यदि हम बी निकालना चाहेंगे तो बी बराबर क्या होगा? बी बराबर, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 2 ए स्क्वायर, है ना? तो v बराबर, यदि हम बी देखेंगे तो बी बराबर क्या कर देंगे? इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट 2 इंटू ए के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी किसके बराबर? बी के बराबर। ये वैल्यू हमने निकाल दी, है ना? एक मान तो हमारे पास ही आ गया, लेकिन एक चीज और है बेटा। देखो यहाँ कोर की लंबाई कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हम कोर को देखेंगे, तो हमारे पास दो घटक है, जैसे है ना ए, यहाँ से ए मान लीजिए, तो यहाँ पर दो घटक है, देखो ऐसे लगे हुए हैं, दो घटक लगे हुए हैं, है ना? तो यदि हम ए बराबर देखेंगे, तो ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए है, ये स्मॉल ए बराबर ए है। लेकिन यदि हम यहाँ से देखेंगे, तो एक घटक कण की, जैसे माना हम देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? एक गोला है, गोले की त्रिज्या हम आर मान सकते हैं, और इस दूसरे वाले की त्रिज्या ये भी आर हो सकता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 2r हो सकता है। ए बराबर क्या हो सकता है? 2r हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। बताओ बेटा, हो सकता है ना? और दूसरा हमारे पास एक चीज और हो सकती है। देखो ए बराबर हमने क्या निकाल लिया? 2r, ठीक है ना? और बी बराबर भी निकाल सकते हैं। देखो बी कहां से कहां तक है? यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो बी कहां से कहां तक है? इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर देखो, बी कहां से कहां तक है बेटा? बी हमारे पास इस ए से लेकर के और सी तक है, और ए से लेकर सी तक किस प्रकार से बना हुआ है? इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको, है ना? क्योंकि यदि हम इस प्रकार से देखें, मान लीजिए हमारे पास घटक कण ऐसे बना हुआ, मान लीजिए हमने क्या ले लिया? एक एक कोष्टिका ले ली है ना, एक कोष्टिका, और इसको हमने ऐसे जोड़ा हुआ है। तो हम
इसको संख्याओं को जोड़ते हैं पहले, है ना? देखो यहाँ से तो एक घटक तो यहाँ पर है, इस कोने पर ऊपर वाले टॉप पे, दूसरा बीच में और तीसरा नीचे, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, उसको हमने क्या माना हुआ बी, इसको क्या माना बी। लेकिन इस बी में देखो, जैसे 3 घटक कण ऐसे जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है यहाँ पर, फिर दूसरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, फिर तीसरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इन तीनों में देखोगे यहाँ से शुरू हो रखी है लाइन और यहाँ से कट करके यहाँ तक आ रहा है ना? तो बी बराबर क्या हो सकता है? देखो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है आर, गोले की त्रिज्या आर, एक आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? दूसरा आर होगा आधे तक। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? तीसरा आर होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? चौथा आर हो जाएगा। तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4r भी लिख सकते हैं बेटा। बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 4r भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं ना? यानी कि जो यहाँ से ए से है, ये देखो यहाँ से ए बी से शुरू हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होगा? एक आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा आर, तीसरा आर, 4 आर, यानी कि यहाँ पर 4 आर हो सकते हैं। बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 4 आर के बराबर हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर बी की जगह पर क्या ले सकते हैं? 4 आर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 4 आर। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि b बराबर क्या आएगा? 4 आर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, b इज इक्वल टू लिखा हमने अंडर रूट 2 इंटू ए। तो इस b को हम क्या लिख सकते हैं? 4 आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए, क्योंकि हमें a और r के बीच एक संबंध निकालना है, ठीक है? तो ये है बेटा, देखो ये हमारे पास, यदि हम r देखेंगे, a बराबर देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a बराबर जो a यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वो बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो 4r और बटे में क्या आएगा? रूट 2। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू आर। ये वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू ये इतने वैल्यू आ सकते हैं हमारे। ये कैसे आया? इसमें क्या करते हैं बेटा, हम रूट 2 ऊपर भी गुणा करते हैं और रूट 2 का गुणा नीचे भी करते हैं। तो इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाता है ऊपर वाले में, तो ये 2 का 2 आ जाता है नीचे। तो 2 दूना 2, सॉरी 2 का दुगुना कर देंगे 4, 2 आर हो गया। ये देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 रूट 2 इंटू आर, ये आ जाता है, ठीक है ना? तो आर की वैल्यू भी हमें पता लग, ए की वैल्यू पता लग गई, आर की वैल्यू पता लग गई, है ना? तो इससे हमें क्या मालूम हो सकता है? एक तो हम ए ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा यदि हम देखेंगे आर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बराबर क्या होगा? यदि हम आर इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे, त्रिज्या निकालना चाहेंगे, तो क्या आएगा? ए अपॉन 2 रूट 2। देखो दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत हमें क्या क्या जरूरत पड़ी ए निकालने की, क्या जरूरत पड़ी आर निकालने की, है ना? तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे, ये है बेटा हमारे पास, ये हमने तो निकाले हैं अलग अलग चीजें, है ना? इन चीजों की आवश्यकता हमें क्यों हुई यहाँ पर? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? संकुलन प्रभाज निकाल रहे हैं। किसका संकुलन प्रभाज निकाल रहे हैं? यदि हम यहाँ देखेंगे संकुलन क्षमता, हम क्या निकाल रहे हैं? यानी कि हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो हमें संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, जो संकुलन, ठीक है ना? संकुलन क्षमता यदि हम निकालना चाहेंगे तो संकुलन क्षमता में कैसे निकालते हैं? संकुलन क्षमता निकालते हैं एकक कोष्टिका के चारों, ठीक है ना? यहाँ पर ये देखेंगे क्योंकि ये क्या है? एफसीसी है, फेज सेंटर्ड क्यूबिक है। तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक में घटक कणों की संख्या कितनी होती है बेटा एफसीसी में? ये आप लोगों को बताना है। अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ, शिक्षा बताइए बेटा। जो हमारे पास एफसीसी है, एफसीसी को बोलते हैं हम फलक केंद्रित घनीय, घनीय। इसमें घटक कणों की संख्या कितनी होगी बेटा? शिक्षा 6। 6 हो, गुड। दिव्या
एफसीसी में घटक कणों की संख्या कितनी? 6 होगी। गुड। सुषमा? 6। सुषमा के बाद और काजल? काजल बेटा? बताओ बेटा, काजल कितनी होगी? है? बताओ बेटा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कितनी होनी चाहिए? फलक केंद्रित घनीय में घटक कणों की संख्या कितनी होगी, है ना? चलो, उसके बाद ये कुछ नहीं बता रही काजल। और इसके बाद अभिषेक नाथ, तुम बताओ बेटा, अभिषेक नाथ कितनी होनी चाहिए? आवाज से बोलना जरूरी है, क्योंकि तो मुझे पता लग जाए कि आप सो तो नहीं रहे। अभिषेक? राहुल? सर घटक कणों की या फलकों? घटक कणों की संख्या बेटा। सर 1 होती सर। घटक कणों की संख्या 1 होती है। और एक हमारे साथ है केशव। केशव रतुड़ी, तुम बताओ बेटा। जो एफसीसी है, इसमें घटक कणों की संख्या कितनी होती है? सर 3। 3 होती है। देखो, सबके आंसर अलग अलग आए, इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने जब एफसीसी निकाला था, फलक केंद्रित घनिया निकाला था, तो उस दौरान मैंने कहा था कि यदि हम घटक कणों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, है ना? फलक केंद्रित घनीय में हम क्या करते हैं, पहले कोनों और साथ साथ में फलक दोनों पर होते हैं। तो जहां पर एफसीसी होगा, फलक केंद्रित होगा, उसमें कोनों पर भी होगा और घटक कण कहाँ होंगे? फलक पर भी होंगे। कोनों पर घटक कणों की संख्या क्या होती है? 8 गुणा 1/8, है ना? और प्लस क्या होता है, फलक पर क्या होता है? 6 गुणा 1/2। यानी कि यहाँ पर कोनों पर हो गई 1, प्लस यहाँ देखोगे तो 3, टोटल मिलाकर के 4। कितनी हुई? ना तो 6 है, 6 तो फलक है, 1 जो है केवल सरल घनीय में होगा, 3 केवल फलक पर होंगे, और जो 4 होंगे इसमें घटक कण, वो किस पे होंगे? वो जो हमारे पास फलक केंद्रित घनीय है उस पर होगा। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमें उसकी संख्या निकालनी होगी। देखो कैसे, यहाँ पर यदि आप लोग देखो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तभी तो संकुलन प्रभाव निकाल पाएंगे। अभी तो हमने संकुलन प्रभाव निकाले नहीं है, अभी तो हमने आर और ए निकाला है, आर और ए को निकाला है, तो आर और ए निकाल दिया हमने, है ना? इनके बीच रिलेशन देख लिया, है ना? लेकिन यहाँ देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। देखो, एक देखो, हम जानते हैं कि जो सीसीपी है, सीसीपी की संरचना एक प्रभावी रूप से, देखो, प्रति एकक कोष्ठका में 4 गोले होते हैं। देखो, गोले का मतलब यहाँ पर घटक कण से 4 क्या होते हैं? घटक कण होते हैं, ठीक है ना? और देखो, गोलों का कुल आयतन क्या हो सकता है? यदि हम गोलों का आयतन देखेंगे तो ये हो जाएगा। एक गोले का आयतन कितना होता है बेटा? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? जो गोला होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोला देखा 4/3 तो पाई आर क्यूब। बिल्कुल, कितना होता है? 4/3 4/3 पाई आर, बिल्कुल, पाई आर पाई आर क्यूब। बिल्कुल। ये देखो बेटा, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का, जब हम गोले का आयतन निकालते हैं, ये याद भी रखना आपको कि गोले का आयतन कैसे होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर तो 4 गोले हैं, तो इसलिए 4 का गुणा करेंगे, ठीक है? और जो हमारे पास घन का आयतन होता है, देखो घन का आयतन, इनकी जरूरत क्यों पड़ रहा है अभी बता रहा हूं मैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं? सर इसका A क्यूब। है बिल्कुल, ए क्यूब होता है, ए भुजा क्यूब। की घात 3। जो भुजा होगा, भुजा की घात क्या होगी? 3 होगी, ठीक है ना? हमें निकालना है संकुलन क्षमता, क्योंकि संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होगा? एकक
कोष्टिका में उपस्थित जो क्या होंगे, चारों गोलों का आयतन, है ना? यानी कि जो एकक कोष्टिका में जो गोले हैं ये, इनके द्वारा कितना आयतन घेरा गया है और बटे में इस पूरी एकक कोष्टिका का आयतन, तब निकल आती संकुलन क्षमता, है ना? तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आएगा जो एकक कोष्टिका है, जो हमारे पास क्या है, एकक कोष्टिका है। देखो बेटे, एकक कोष्टिका, है ना, में जो चारों गोले हैं, में चारों गोलों, देखो जो चारों गोलों, गोले जो है हमारे पास जो घटक है ना, गोलों द्वारा घेरा गया घेरा गया आयतन भी कह सकते हैं ना, उनका आयतन, ठीक। और जितना उन्होंने घेरा और बटे में क्या कर देंगे, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, जो एकक कोष्टिका है इसका कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, इसका जो टोटल आयतन हो और गुणा क्या कर देंगे इसमें 100 कर देंगे, तो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत के रूप में आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो पहले हमें क्या करना है, इस संकुलन क्षमता को निकालने के लिए पहले निकालना है एकक कोष्टिका के चारों गोलों का आयतन। तो 4 गोले हैं, तो 4 तो हमने संख्या लिख ली। एक गोले का आयतन क्या होता है, क्या होता है बेटा, गोले का आयतन क्या होता है? सर 4/3 पाई आर बिल्कुल आर क्यूब। बिल्कुल, 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना आपको, गोले का आयतन। और बटे में क्योंकि घन है, एकक कोष्टिका क्या है, एक प्रकार का घन है, घन जानते हैं आप लोग, क्यूब है ना, और घन का जो आयतन होता है वो क्या आएगा, यानी कि वो आएगा हमारे पास ए क्यूब, ठीक है ना, और इंटू 1000, तो ये प्रतिशत के रूप में आएगा, किस रूप में आएगा, प्रतिशत के रूप में। अब देखो ए क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, ए क्यूब का मान कितना आ जाता है, ए की घात, देखो ए की, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान ये हमने निकाला हुआ है ना, यानी कि ए की वैल्यू है 2√2r, 2√2 इंटू आर। यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें क्या होगा, ए क्यूब मानी 3 बार है, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, देखो 2√2 इंटू आर, गुणा फिर कर देंगे 2√2 इंटू आर, ठीक है ना, और फिर क्या होगा, इंटू 2√2 इंटू आर। देखो बेटा यहाँ 3 आर है, एक आर ये हो गया, दूसरा आर ये हो गया, तीसरा आर हो गया, इन 3 आर से 3 आर कैंसिल हो जाएंगे। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 2 से 2 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। लेकिन एक चीज और है ध्यान रखना, कि जो ये √2 इंटू √2, दो √2 गुणा √2, जब गुणा होता है तो ये 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास देखोगे तो इन दोनों से मिलाकर के 2 बन गया, है ना, इन दोनों से मिलाकर 2 बन गया, है ना, 2 बना, और 2 ये पहले से था, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर इंटू 100 भी होगा, है ना, यहाँ पर देखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर, पाई बचेगा, आर तो गायब हो गया, है ना, और बटे में कितना आएगा, 2 दूनी 4, और यानी कि 4√2 आएगा, ठीक है ना। यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या होगा, किस प्रकार से, √3 नीचे आ जाएगा बेटा, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर हो सकता है 4 गुणा पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7 भी होता है ना, कितना होता है, 22/7, तो इसको 22/7 लिख लो, या 3 दशमलव समथिंग भी लिख सकते हैं, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे 3 भी आएगा, ये वाला 3 भी आएगा, गुणा क्या आएगा, 4, 4√2 भी आएगा, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 का मान कितना होता है, बताओ बेटा, √2 का मान आता है आप लोगों के, नहीं आता है, ये आएगा 22, 3
गुणा गया √2, ठीक है ना, और इंटू 7। √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.14 किलोवाट, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यदि हम निकालेंगे तो 22/7 यानी कि कितना आएगा 22, यहाँ पर आएगा 3 गुणा गया 1.14 गुणा 7, ठीक है ना, गुणा 100। तो ये लगभग आता है हमारे पास 74%। कितना आता है बेटा 74% किलोवाट। तो ये हमारे पास फलक केंद्रित घनी, जिसके लिए हम संकुलन प्रभाज निकाल रहे हैं। कौन सा वाला है? फलक केंद्रित घनी। इसको एक दो बार देख लेना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर 2-3 बार देख करके, क्योंकि आजकल आपके पास टाइम बहुत है ना, तो इनको हम एक दो बार देख करके इस वीडियो को, उससे पता लग जाएगा आप लोगों को क्या क्या चीजें हमें ज्ञात करनी है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास एससीपी है, सीसीपी की इसकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये 74% के लगभग होता है। दूसरा देखो बेटा, ये दूसरा है हमारे पास, ये है अंतः केंद्रित घनी वाला। कौन सा है? अंतः केंद्रित घनी। तो अंतः केंद्रित घनीय के लिए भी हमें क्या निकालना है, इसके लिए भी संकुलन क्षमता निकालनी। तो चलो पहले इस बार आप थोड़ा चेंज कर दें पैटर्न। देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं पहले संकुलन क्षमता। क्या निकालना चाह रहे हैं? संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता क्या होगा, ये एकक कोष्टिका में जितने भी क्या है घटक कण है, जितने भी घटक कण हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन, और बटे में एकक कोष्टिका का आयतन। तो इसमें देखो बेटा, इसमें घटक कण कितने थे, यह है अंतः केंद्रित घनी। वीसीसी में घटक कणों की संख्या कितनी? सर 2। और बच्चे बताओ बेटा। काजल बताओ बेटा। अभिषेक नाथ। जो बीसीसी है उसमें घटक कणों की संख्या कितनी होगी? आप लोग यदि नहीं समझ में आ रहा तो पुरानी वीडियो जरूर देखो फटाफट, ठीक है ना, मैंने सबका लिंक आप लोगों को शेयर किया हुआ, उनको देखो तब समझ में आएगा। आजकल तो टाइम ही टाइम है आप लोगों के पास, 2-2 3-3 बार देखो। इस चैप्टर को कंप्लीट करने से 3 नंबर मिलते हैं बोर्ड में, ये ध्यान रखना। 3 नंबर कंप्लीट मिलते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से। देखो बेटा बीसीसी क्या होता है, राहुल तुम बताओ तो बेटा। सर 2। बिल्कुल, बीसीसी में यदि हम देखेंगे अंतः केंद्रित घनीय में कोनों के साथ, देखो कोने होते हैं, उनके साथ साथ अंतः केंद्र पर भी होता है ना। तो कोनों पर कैसे निकालते हैं, 8 इंटू 1/8, और प्लस क्या आएगा, अंतः केंद्र पर 1 इंटू 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 2 होंगे घटक कणों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो, इस प्रकार की संरचना में कुल संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो ये जो 2 घटक कण है, इनके द्वारा कितना जगह घेरी गई, एक है ना, इसके द्वारा घेरा गया आयतन, और बटे में क्या आएगा, एकक कोष्टिका का आयतन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे जो एकक कोष्टिका हमारे पास है, कौन सी, एकक कोष्टिका। देखो बेटा जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा, क्योंकि हमारे पास पता लग गया कि 2 गोले हैं इसका, है ना, 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, इनके द्वारा अध्यासित का मतलब यहाँ पर आवर्त किया गया, घेरा गया आयतन है, और बटे में एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक, हमारे पास क्या होगा, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है ना।
और इसमें हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये संकुलन क्षमता किसकी आएगी, बीसीसी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतः केंद्रित घनीय की। ठीक है ना, इसमें पहले हम देखेंगे एक कोष्ठक में गोले कितने हैं, उनकी संख्या, उनके द्वारा कितना आयतन गिरा गया, और बटे में हम क्या कर देंगे, एक कोष्ठक का आयतन निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर देखो दो गोलों का आयतन, दो गोलों का यदि हम आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो दो गोले हमारे पास हैं उसके लिए हमें आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए पता, कि आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले ऐसे निकालते हैं, है ना, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दो गोले हैं इसलिए हम क्या कर देंगे, दो का गुणा कर देंगे, तो इसलिए हमारे, ये तो हमें मालूम है, ये ऊपर वाली संख्या तो आसान है, लेकिन एक कोष्ठिका का आयतन निकालना चाहेंगे, तो आयतन निकालने के लिए हमें ए क्यूब चाहिए, लेकिन ए क्यूब में क्या होगा, ए क्यूब से तो वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए हमें आर की वैल्यू मालूम है, तो पहले हमें इसके लिए आर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आर, ये ऊपर वाली संख्या तो हमें मिल गई, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, है ना, लेकिन जो नीचे की संख्या है, यहाँ बटे में एक कोष्ठिका का आयतन है ए क्यूब, तो ए क्यूब से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें चाहिए आर, त्रिज्या चाहिए, जब तक त्रिज्या नहीं आएगी तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे इसको, है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमने देख लिया बेटा, फॉर्मूले में हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, ठीक है ना, बीसीसी में हम क्या निकाल सकते हैं, ये ऊपर वाली चीज तो हमें मालूम हो गई, लेकिन हमें चाहिए नीचे, कौन सा, यानी कि एकक कोष्ठिका का आयतन, और एकक कोष्ठिका का आयतन भी हमें पता है, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब, ए की घात कितनी होती है, 3, एकक कोष्ठिका का आयतन हमें पता है, लेकिन उसमें हमें ये मालूम नहीं कि आर की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू, तो उस आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले इसमें देखते हैं, तो देखो बेटा जो हमारे पास अंतः केंद्रित घनीय है, क्या है बेटा इसमें अंतः केंद्रित घनीय है, इसमें यदि हम कल्पना करो तो एक घटक कण हमारे इस कोने पर है, देखो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें डायगोनल बने हैं, अब थोड़ी सी अंतर है, देखो जिस कमरे में बैठे हैं उसको आप लोग उसके बारे में सोचो, देखो आपके पास इस टाइप से कोने बने हैं, उसको समझना है क्योंकि हम अंतः केंद्र को समझ रहे हैं, है ना, अंतः केंद्र को समझ रहे हैं, देखो बेटे इसमें 4 कोने, एक कोना तो इस तरफ होगा आपके दाहिनी साइड में, देखो टॉप है ना, एक आपके बाएं साइड में टॉप है, एक दाहिने सामने जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके बॉटम में देखो नीचे एक यहाँ पर है, एक इस वाले कोने पर है, एक हमारे पीछे जो पीछे वाली साइड होगी वहां पर ये है, दूसरा ये देखो नीचे भी, और ये है, लेकिन यदि हम घटक कणों को जोड़ेंगे तो जो ये वाला जो सामने वाला हमारा ये घटक यहाँ पर है, इससे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ रहे हैं, कौन से, ये वाला जो आगे वाला आपके बाएं साइड में जो आपके पीछे है ना, ऊपर से, इसमें घटक कण ऐसे आएंगे, देखो एक बीच में लटका हुआ है क्योंकि बीच में है ना, जो इस अंतः केंद्र में है ये बीच में है, फलक केंद्र में तो किनारे में था, यहाँ फलक पर था, ये तो बीच में लटका हुआ, एक घटक कण यहाँ पर होगा, एक घटक कण यहाँ पर होगा, है ना, इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से अंदर से व्यवस्थित हो रखा, अंदर से आ रहा है ना, तो यहाँ पर यदि हम देखें किस प्रकार से हो सकती है संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम निकालेंगे तो इसमें दो परमाणु संपर्क में है, तो यहाँ पर त्रिभुज कैसे आदि इसके हिसाब से देखेंगे, ये ए है बेटा, यहाँ पर ये ए ही है हमारे पास, है ना, ये ए से लेकर के और ई तक, है ना, एफ, सॉरी ये एफ है ना, ए और एफ इनके बीच की जो दूरी है वो सी है, ये क्या होगी, ए और एफ के बीच की दूरी क्या है, सी है, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखो किस टाइप से हम लिखेंगे, कि हम यहाँ इसी के हिसाब से एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिख रहे हैं, त्रिभुज ई एफ और डी, देखो ई कहां पर है बेटे, ई ये है यहाँ पर, है ना, एफ ये हो गया और डी हो गया, इस प्रकार से बना हुआ देखो त्रिभुज ई एफ डी में, ठीक है ना, ई एफ डी में,
तो ये इस प्रकार से बन गया, देखो ऐसे करके ई एफ डी में। तो यदि हम यहाँ ई एफ डी में देखेंगे तो ये भुजा हमें मालूम है, ये वाली भुजा तो हमें मालूम है, ये क्योंकि कोर की लंबाई हमेशा ए ही रहेगी, है ना। तो ई एफ डी में देखेंगे तो ये जो बी है, देखो ये वाला क्या है, बी है, ये क्या है बेटा यहाँ पर बी, जो हमने पहले निकाला था। तो वी स्क्वायर बराबर बी माने ए सी जिसको हम कहते थे, है ना, विकर्ण। तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी ए है और इसकी लंबाई भी ए, ये दोनों ए है। पहले हमें इसको निकाल रहे हैं, ये वाला सी को, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, तो बी बराबर हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू √2 इंटू ए, ये हम पहले निकाल चुके थे। ये तो सिंपल वाला है। अब फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एफ सॉरी ए एफ और डी। ये देखो बेटे, ए तो हमारे पास ये है, कहां पर था ए, ये टॉप में, ए एफ ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे डायगोनल बना हुआ है। इसके बीच यदि हम देखेंगे तो यहां से ये देखो ए एफ ए हो गया और डी ए हो गया, देखो जो सी है ये वाला हमने निकाला, ये इस वाली वैल्यू को निकाला। आप लोग समझ रहे हैं क्या निकाल रहे हैं। यदि हम इस प्रकार से एक डायगोनल बनाते हैं, देखो कैसे, ये मैंने पहले अभी समझाया था आपको कि हमने क्या लिया, इस प्रकार से एक कोष्टिका ली। इसको थोड़ा समझना हाइपोथेटिकल ज्यादा है बेटा, है ना। इसको हमें आपकी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आप कैसे कैसे सोच रहे हैं। देखो यहां से ये जुड़ा हुआ है इस वाले डायगोनल से, है ना, इसके बीच में एक गोला है, बाकी एक गोला है इस टाइप से, ये तो ठीक है, ये तो बीच में डायगोनल ऐसे कर, है ना। लेकिन हमने क्या किया, एक तो लिया था ये वाला, इस वाले के नीचे वाला जो फलक वाला हुआ इस वाले के बीच, ये हम निकाल रहे हैं। तो पहले हमने क्या निकाले, इस वो निकाले जो नीचे वाला है, जो बी है हमारे पास ये, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक ए तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों बराबर, लेकिन ये विकर्ण था यहाँ बीच में। नीचे वाले फर्श को देख लो, जो आपका फर्श है, फर्श के ठीक सामने दाहिनी साइड सामने का कोना, ये देखो फर्श के ठीक सामने नीचे कोना और फर्श के दूसरे का कोना, इसके बीच एक डायगोनल बनता है। डायगोनल का मतलब यहाँ पर विकर्ण बनता है ना। और ये जो कोना है, ये वाला कोना प्लस इस कोने, इन दोनों को हम क्या मान रहे हैं, ए। तो इससे हमारा ये तो निकल गया, बी बी की वैल्यू निकल गई, ये डायगोनल निकला नीचे फर्श का, जो विकर्ण निकला वो फर्श का निकला। लेकिन हम फर्श के इस कोने से ऊपर के इस कोने को निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखो जो सी स्क्वायर, हमने क्या निकालना, सी स्क्वायर, सी हमारे पास ये है, ये नीचे के डायगोनल से ऊपर के डायगोनल यहाँ तक। तो सी स्क्वायर और क्या आएगा, देखो बेटा, ये बी का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, ये वाला ए, अब की बार ऐसा होगा, है ना। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखो हम क्या निकाल सकते हैं, ए का स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर लिखा, ठीक है। और प्लस क्या कर देंगे इसमें, बी स्क्वायर, ये वाला भी आएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने निकाला, ए स्क्वायर प्लस ये वाला, है ना, तो प्लस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आर की संख्या देखो, एक आर हो गया, दूसरा आर यहाँ तक होगा, तीसरा यानी कि 4r होगा, इसमें भी क्या होगा, 4r के बराबर होता है। तो यदि हम b को देखेंगे तो b इज इक्वल टू 2a, है ना, 2a स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या हमने निकाला था, इससे पहले हमने निकाला था, देखो v की इक्वल टू कितना आया था, ये b है ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर पहले वाले से निकला था हमारा 2a स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर आ जाएगा सी, तो एक तो ये आ सकता है। और एक हमारे पास सी बराबर क्या आएगा, सी बराबर हमारे पास आएगा कितना आएगा, 4r भी आता है, कितना आता है, 4r। तो इस विकर्ण से हम ये निकाल सकते हैं 4r। तो यहाँ पर देखो बेटा, हम क्या निकालेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c की जगह 4r भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 4r इज इक्वल टू 3
ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बराबर यदि हम निकालेंगे तो 4/3, ठीक है, 4/3। और ये देखो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें स्क्वायर का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर 4/3 और यहाँ आएगा आर, ये तो आएगा। तो यदि हम a इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। यदि हम इसको इस टाइप से देखेंगे तो इससे 4r इज इक्वल टू इतना, और a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ये लिखा 4/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4r/√3 आएगा बेटा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो r बराबर भी हम निकाल सकते हैं, r बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, r बराबर क्या आएगा, √3/4 इंटू ए, ये दो वैल्यू आ जाएंगी इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, हमने तो निकालना क्या है, ये ए भी निकल गया और आर भी निकल गया। अब हमारे लिए आसान है क्या निकालना, कि यदि हम संकुलन प्रभाज निकालना चाहेंगे तो संकुलन प्रभाज आसानी से निकल सकता है, क्योंकि हमें ए और आर इस अंतःकेंद्रित घनीय से निकल आए, ए और आर की वैल्यू हमारे पास अंतःकेंद्रित घनीय से निकल ली है, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, देखो इसमें हमें वैल्यू निकालनी होगी किसकी, इसमें देखो एकक कोष्टिका में दोनों गोलों द्वारा अध्यावसित, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। यदि हम संकुलन प्रवाह में देखेंगे तो इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ मैं अलग से कर दे रहा हूँ इसको, देखो किस टाइप से हुआ, एक कोष्टिका का आयतन यदि निकालेंगे संकुलन प्रभाज बराबर पैकिंग एफिशिएंसी, पीएफ लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। तो देखो एकक कोष्टिका में दो गोलों का आयतन, तो दो गोल है और इसका आयतन कैसे निकालते हैं, गोलों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ आयतन हम निकालते हैं ए क्यूब, क्योंकि जो एकक कोष्टिक होती है वो ए क्यूब के रूप में रहती है, लेकिन हमें इसको आर के फॉर्म में लिखना है ना। तो ए क्यूब बराबर क्या आएगा, ए क्यूब की जगह हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, ए की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, है ना। और उसका हम क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, यदि देखो ए की वैल्यू है 4/√3 और आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 आर क्यूब, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए 4/3 आर होगा और इसका होल क्यूब आ जाएगा। हमने जो आर की वैल्यू निकाली थी, कितने निकाली थी, देखो आर की वैल्यू हमने निकाली थी, सॉरी ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4r, ये वाली वैल्यू निकाली थी, है ना, 4r/√3, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा इस सब का। तो जब इसका क्यूब करेंगे बेटा तो क्या किस प्रकार से आएगा, देखो इसका क्यूब किस टाइप से आएगा, 2 ऊपर तो ऐसे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू में क्या आएगा, 4/3√3, है ना, √3 आर इंटू क्या आएगा, 4/√3 इंटू आर, 3 बार आएगा ना, और यहाँ आएगा इंटू 4/√3 इंटू आर, ये 3 बार आ गया। तो इसमें 3 आर देखो, 1 2 3 आर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो ऊपर तो सब में 4 बचा, ठीक है ना, और नीचे वाले में √3 इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3√3 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 दूने 8 हो जाएगा, 8/3, है ना, और यहाँ क्या आएगा पाई, और इस बटे में क्या आ जाएगा, देखो 4 4 4, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 64/3, है ना, और यहाँ पर √3 भी आएगा, ये आएगा बेटा इसमें, है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाता है, जैसे सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है ना, ये बीच वाली संख्या बीच में आ जाती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/3 ऊपर पाई का गुणा रहेगा, है ना, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3√3, और बटे में क्या कर देंगे,
कितना आएगा 64 आ जाएगा 64। तो देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा, कितनी बार कटेगा? 8 से कटेगा, बिल्कुल 8 8 अटे बार चौ, कटेगा, है ना। तो यानी कि हमारे पास क्या ऊपर क्या बचा, पाई √3 और बाई 8 आ जाएगा। इस पाई का मान आता है बेटा 22/7, है ना, गुणा √3 और बटे में कितना आ जाएगा 8। तो √3 की वैल्यू आप लोग देख लेना और गुणा 100 कर देना, तो ये टोटल जो वैल्यू आती है 68% के लगभग आती है, 68% के लगभग आती है। उसमें कितना था एचसीपी में, एचसीपी में कितना था 74%। एससीपी या सीसीपी बोलते हैं बेटा उसको, है ना, एससीपी या सीसीपी, उसमें 74%। और जो हमारे पास बीसीसी था उसकी संकुलन क्षमता कितनी है, 68%। अभी एक और है, यानी कि सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता किसकी आ रही है, किसकी है बेटा सबसे ज्यादा सर संकुलन क्षमता किसकी है? फलक केंद्र घनीय का। बिल्कुल। और उसके बाद किसकी है, उसके बाद है बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी कि अंतः केंद्रित घनीय। अब एक आता है सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, इसमें घटक कण कहाँ होते हैं, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, क्या होता है बेटा, घटक कण केवल कोनों पर होता है। कहाँ होते हैं, कोनों पर। तो कोनों पर घटक कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, 8 × 1/8 ए बराबर 1। इसमें घटक कण की संख्या केवल 1 है ना। तो इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं, किसकी, साधारण घनीय जो इकाई सेल है हमारे पास, साधारण घनीय की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो साधारण घनीय या मौलिक इकाई की जो संकुलन क्षमता है, तो संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, क्या होता है बेटा संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों मैंने करवा दी। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या आएगा, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का आयतन और बटे में क्या कर देंगे, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। तो क्या होगा, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, जो घनीय एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका का आयतन। तो ये तो सिंपल है बेटा हमारे पास, है ना, कोष्टिका का आयतन। यहाँ दोनों चीजें बहुत सिंपल है। हमें पता है यहाँ पर यदि निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, तो घन है क्योंकि कोनों पर है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर घन बनाएंगे ऐसे ही घन हमने बना दिया, है ना। और इसके केवल कहाँ पर है, कोनों पर है, तो कोनों पर घटक कण यहाँ पर है, ठीक है ना? और कुछ है ही नहीं इसमें, ये डायगोनल वगैरह वगैरह कुछ कोई कहानी है नहीं है ना। इसमें देखो सिंपल है। इस प्रकार से यदि हमारे पास एकक कोष्टिका है तो हम ए निकालेंगे, तो ए हमें मालूम है कैसे निकालते हैं। देखो हमारे परमाणु का आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो गोला होता है गोले का आयतन क्या होगा, ऊपर वाले में देखो एकक परमाणु का आयतन कितना आ जाएगा, ये तो हमें पता है 4/3, क्योंकि परमाणु एक है ना, वो गोला है, गोले के रूप में, तो πr³ होता है ना, 4/3 πr³। ऊपर वाली संख्या तो हमें मिल गई। अब नीचे देखना, हमने एकक देखो, ये कह रहा है घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, वो तो हमें पता है कि a³ होता है। अब हमें r निकालना होगा, इसके लिए पहले हमें r निकालना, a और r के बीच संबंध देखना होगा। तो यहाँ देखो बेटा, एक हमारे पास क्या है, कोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है, बाकी कुछ है ही नहीं। कोर की लंबाई तो है यहाँ, है ना, बाकी डायगोनल वगैरह वगैरह कुछ है नहीं। तो कोर की लंबाई हम क्या देखेंगे, a बराबर क्या होता है, यहाँ पर 2r होता है। तो इनके बीच यदि संबंध देखेंगे तो r बराबर क्या होगा, r r बराबर क्या होगा, a/2, है ना। तो हमें तो ये चाहिए, a की वैल्यू r के बराबर, है ना। यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये a की पावर 3 होता है ना, घन का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³ और यहाँ बटे में क्या कर देंगे, a³ की जगह क्या लिखेंगे, 2r का क्यूब, 2r और इसका होल का क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ऐसी दशा में ये देखो 4/3 πr³
ये है। लेकिन यहाँ नीचे देखो बेटा, इस नीचे में क्या आएगा, ये नीचे में 2 का क्यूब है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r इंटू 2r इंटू 2r। यहाँ पर 3r आ गए, देखो तीनों r से 3r कैंसिल हो गए, ठीक है ना। इस 2 से देखेंगे तो 2 दूने 4, 2 कट गया, फिर 2 बचा तो 2 दूने 4, 2 से कट गया, और ये कितना आ जाएगा 3 दूने 6, यानी कि 22/7 गुणा 6, और यहाँ पर क्या कर देंगे 100 का गुणा। तो ये यहाँ पर 100 का गुणा करने के बाद यानी कि हमारे पास कितना आएगा, π/6 भी कह सकते हैं हम इसको, है ना, ठीक है ना, π/6 भी कह सकते हैं, 22/7 होगा बेटा, है ना, 22/7 मैंने 2 क्यों लिखा हो, नहीं 7, 3 दूना 6 आएगा ना। देखो ये पाई की वैल्यू ऐसे रख देते हैं, चलो ठीक है, पाई है ना, और बटे में कितना आएगा 3 दूना 6 आएगा, और गुणा 100 कर देंगे, तो इसका मान कितना होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा 6 तो पहले से ही है ना, और गुणा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 52.4% के लगभग, ठीक है ना, कितना आएगा 52.4% आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे संकुलन क्षमता हमने निकाली, और तीनों की निकाली, किस किस की निकाली, किस किस की निकाली बेटा हमने संकुलन क्षमता, फलक केंद्रीय, बिल्कुल फलक केंद्रित, अंतः और केंद्रित, दूसरा जी, और तीसरा हमने मौलिक इकाई सेल, जिसको हम साधारण घनीय कह सकते हैं। इन तीनों की जो सरल घनीय है हमारे पास, इन तीनों की हमने क्या निकाली, संकुलन क्षमता निकाली। इसकी कितने परसेंट आई फलक केंद्रित, 74%, अंतः केंद्रित की कितनी आई 68%, इसकी कितनी आई साधारण घनीय की 52.4%। ये पूछा जाता है बेटा कभी कभी, है ना, आप लोगों को किसकी कितनी संकुलन क्षमता है, तो इस प्रकार से हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी, आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा जाता है, भले इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा जैसे आप लोगों ने पूरे सॉल्यूशन निकाला, आज तक नहीं पूछा गया, हो सकता पूछा जाए,